अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहर निसार शामिर का नावल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक, ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ वक्त। उसे 2 दिन से न सही से कुछ खाया था न बात की थी। बस अपने कमरे में बैठा रहता या घंटों किसी गैर मरी नुक्ते पे नजरें जमाए रहता। नफीसा ने उसको कुछ नहीं कहा था। उनको अंदाजा था वो उस वक्त ट्रॉमाटाइज था। अभी भी वो अपने कमरे की दीवार की खिड़की के साथ सर टिकाए बैठा था। उसी वक्त नफीसा उसके कमरे में दाखिल हुई। उमर को महसूस हुआ था, लेकिन आंखें मूंदे रखी वो खामोशी से उसके पास चिप्स के फर्श पे बैठ गई थी। काफी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही और फिर उमर की भारी आवाज कमरे में गूंजी थी। मैंने उस दिन आपकी और एसएचओ की सारी बातें सुनी थी। यकीनन आप एक अच्छी वकील रही होंगी। नफीसा मुस्कुराई थी पूरे दिल से। तुमने कभी मुझे कोर्ट में बोलते नहीं सुना उमर। जब मैं बोलती थी, जब मैं दलाइल देती थी, और जब वो बोलते बोलते रुक गई थी। उनको कुछ अजीब लगा था। ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं थी। आपका पूरा नाम क्या है अम्मा? उसने आंखें हनूज मूंद रखी थी। नफीसा हयात। क्या हुआ है उमर, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? आपके शोहर का नाम क्या था? उनकी बात नहीं सुन रहा था। सैयद यूनुस शाह। उनका लहजा अब सपाट था। फिर मेरा नाम सैयद उमर यूनुस क्यों नहीं है? उसने आंखें खोल ली थीं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि नफीसा के दिल को कुछ हुआ था। नफीसा खामोश रही थी। उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। आपने मुझे अपने बाप का नाम क्यों दिया? मुझे मेरे बाप का नाम क्यों नहीं दिया? या फिर ये कहें कि मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। अम्मा, मैं आपका बेटा तो हूं ना? उसने आखिरी सवाल न जाने किस खदशे के पेश नजर किया था। तुम मेरे बेटे हो उमर, तुम मेरी जान हो, मेरी औलाद हो तुम। उन्होंने उमर से ज्यादा खुद को यकीन दिलाया था। बस ये मंजर में कोई और आवाज गूंज रही थी। वो गंदा खून है नफीसा। वो तुम्हें छोड़ देगा। वो आसेब है। वो सब कुछ खा जाएगा। मुझे हमेशा लगता था ये लोग आपसे जलते हैं। ये लोग आपको झेल नहीं पाते, इसलिए इल्जाम लगाते हैं। मैं आप ही का बेटा हूँ, आपका खून। लेकिन नहीं, मैं तो गंदा खून हूँ। पता नहीं मैं जायज भी हूँ या नहीं। उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। अम्मा, मुझे बताएं मेरे माँ बाप कौन थे? मैं कौन हूँ? आप मुझे कहाँ से लाई हैं? खुदा के लिए मुझे सब बता दें, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आप मेरी माँ हैं या नहीं? मेरा बाप कौन है? कुछ तो बताएं मुझे। वो बरहमी से बोल रहा था। मैं तुम्हारी माँ हूँ उमर। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रातों को जागी हूँ। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, लेकिन तुम्हारी तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। तुम मेरा खून नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें बेस्ट दिया है। उमर, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी असल माँ को तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं होगी। तुम जब पैदा हुए थे उसके 2 घंटे बाद तुम मेरी गोद में आए थे। तुम्हें अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। तुम मेरा सरमाया हो, मेरा कुल जहां, मेरी मताए हयात। तुम मेरे बेटे हो। मेरी उम्र भर की कमाई हो तुम। वो बुलंद आवाज में बोलती उम्र से ज्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा नफीसा। वो तुम्हारा करियर खा गया, तुम्हारा वकार खा गया। वो सब कुछ खा जाएगा। तुम अकेली रह जाओगी। मतलब मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वो शॉक्ड नहीं था, उसको अंदाजा था। 2 दिन पहले उन लोगों की वसूख से कही बातों पे वो कहीं ना कहीं ईमान ले आया था। वो उठ खड़ा हुआ था। अम्मा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? कहाँ से लेकर आई हैं आप मुझे? कौन है मेरा बाप? मेरी माँ कौन है? क्यों दिया उन्होंने मुझे आपको? आप मुझे सब बताएं, सब। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो तेज तेज बोल रहा था। मैं नहीं जानती तुम्हारे खानदान को। मैं कुछ नहीं जानती उमर। तुम सब बातें छोड़ दो, जो होना था वो हो गया। तुम मेरे बेटे हो। उन्होंने उमर की कोहनी थामनी चाही, जिसे उमर ने बेदर्दी से छुड़ाया था। मतलब उन्होंने मुझे फेंक दिया था। आप आप उनको नहीं जानती। मतलब मुझे लगा था मेरे माँ बाप ने मुझे आपके हवाले किया होगा, लेकिन वो अब शॉक्ड था। ओ मेरे खुदाया, ये मैं किस खेल का हिस्सा बन गया हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अल्लाह, क्यों क्यों क्यों? मेरे साथ ही क्यों?
वो बालों को मुट्ठी में दबोचे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। क्यों उठाकर लाई थी आप मुझे? जब मेरे माँ-बाप ने मुझे नहीं अपनाया तो आप क्यों उठाकर लाईं? इतने साल मैं धोखे में रहा। उस दिन सब लोगों को उस 2 टके के नदीम की बात का यकीन था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसका ख़ानदान था, उसके पास नाम था, इज़्ज़त थी और मैं खाली हाथ था। उसने अपने दोनों हाथ नफीसा के चेहरे के सामने किए थे। मेरा कोई ख़ानदान नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। मैं एक ऐसी औलाद था जिसको उसके माँ-बाप ने भी कबूल नहीं किया था। या अल्लाह! मेरी तो सारी ज़िंदगी झूठ थी। मेरा वजूद झूठा है, नापाक है, गंदा है। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। उमर, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, आगे भी करूँगी। तुम्हारा ख़ानदान मैं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ी है। तुम मुझसे पूछो तुम क्या हो? तुम मेरा पूरा जहाँ हो। लोगों की बातों में क्यों आते हो उमर? ये सब झूठे हैं। तुम मेरा सच हो। वो रोने लगी थी। मैं नहीं जानती थी तुम्हारी फैमिली कौन है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें हाँ, मैंने तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाया था, लेकिन मैं 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे बाप का पता लगा चुकी थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रखकर गिल्टी नहीं रह सकती थी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले गई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी। उमर, उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं थी। तुम मेरे लिए आए थे। उमर, मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। तुम्हें उसको मुकम्मल करना था। उमर की बीमारी के बाद वो आज रोई थी। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो दाँत पीसकर घुटाया था। आप एक ज़िद्दी औरत थीं। आपने मुझे अपनी अनाक की तस्कीन के लिए पाला। आपको हमेशा वही काम करना होता था जिससे आपको रोका जाए। आपने मेरे मामले में भी वही किया। आपने सारी दुनिया अपने लिए छोड़ी अम्मी। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो आप अमेरिका से वापस ही ना आती। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो ये मोहल्ला ना छोड़ती। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो आप वकालत ना छोड़ती। आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आपकी वाह-वाह हो। आपने ये सब इसलिए किया ताकि आपकी अना को तस्कीन मिले। ताकि मुझे अगर कुछ पता चले तो मैं खुद को आपके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करूँ। मुझे इतने साल धोखे में रखा, इतने साल मैंने सारे मोहल्ले वालों की गलीज़ नज़रें, ज़ुबानी जुमले, बाज़ी सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था ये सब लोग सब कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते। एक मज़बूत औरत को झेल नहीं सकते। आप मज़बूत नहीं थीं, आप ज़िद्दी थीं। वो उनकी आँखों में देखता चबा-चबा कर कह रहा था। नफीसा बस उसको देखे गई, यकटक दम साधे, और जब बोली तो बस इतना, तुम जरी से मिले हो। उनकी अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक पुराना और नाराज दोस्त जिसके पास आपके राज हों, वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आज नफीसा से ने मान लिया था। खुदा तुम्हें गारत करे जरी, वो करबनाक लहजे में बोली थी। नफीसा हयात ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को बददुआ दी थी। उमर सुनी अनसुनी करता अलमारी की जाने बढ़ गया था। नफीसा ने शाह की नज़रों से उसको देखा था। वो अपने हैंगर में टंगे एक एक जोड़े को निकालता बैग में डालता जाता था। बैग भर चुका था, लेकिन नफीसा अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। अब वो बाथरूम से अपने कुछ सामान लेकर आया था और उनको बैग में ठूस रहा था। नफीसा बेहसो हरकत उनको देखी गई। अब उसका बैग तैयार था। उसने बैग कंधे पे रखा था और नफीसा की तरफ देखकर बोला था, मैं जा रहा हूँ अम्मा। जो जिल्लत मैंने उस दिन देखी है उसके बाद मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकता। अब मैं तब वापस आऊँगा जब मेरी कोई इज्जत होगी, मेरी बात की क्रेडिबिलिटी होगी, मेरा कोई मकाम होगा। मैं अपने ख़ानदान को ढूंढने जा रहा हूँ। मेरी वापसी का इंतज़ार मत कीजिएगा। उसका लहजा सपाट था। नफीसा ने जहन पे जोर दिया था। उनको ऐसी अजियत कब हुई थी? जब उनका बाप मरा था? नहीं। जब उनका शौहर मर गया था? नहीं। जब उनकी पहली औलाद दुनिया में आने से पहले मर गई? नहीं। जब उमर बीमार हुआ? नहीं। जब उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ? नहीं। ये अज़ियत सब अज़ियतों से बड़ी थी। ये दुःख तमाम दुखों पे भारी था। ये गम दीमक साबित होने वाला था। उमर, मत जाओ, वो रुंधे हुए लहजे में बोली थी। आंसू उबल-उबल कर उनकी आंखों से निकल रहे थे। तुम मेरा सहारा हो, मेरी औलाद हो। तुम मेरे बेटे, मेरा मान, मेरा वाहिद रिश्ता। मुझे बेसहारा मत करो। मुझे हिजर का गम न दो। तुम मेरा सरमाया हो। मुझे खाली हाथ न करो उमर। रुक जाओ। वो गीले चेहरे के साथ बोल रही थी। आंसुओं की वजह से उमर का चेहरा धुंधला सा गया था। मुझे मत रोकिए अम्मा। मैं रुक जाऊंगा, और अगर मैं रुक गया तो अजाब बन जाऊंगा। मुझे औलाद रहने दें। मुझे अजाब न बनने दें।
وہ بول کر رکا نہیں تھا، وہ کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھیں، منظر صاف ہو گیا تھا، اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا۔ نفیسہ کو لگا تھا جیسے عمر ان کے دل پہ پیر رکھ کر گیا ہو۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھیں اور چند ہی لمحوں بعد دھاڑے مار مار کر روتی جاتی اور ایک ہی سطر دہراتی جاتی: اللہ تمہیں غارت کرے زری۔ ہارون اور حالے جب حسن کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ منہ دیوار کی جانب موڑے بیٹھا تھا، ایسے کہ ان دونوں کی طرف پیٹھ تھی۔ حالے مشکوک سی آگے آئی تھی: چینگے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ اور یہ منہ کیوں اس طرف کر رکھا ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے پوچھ رہی تھی: پہلے وعدہ کرو مجھے جج نہیں کرو گی، آخر کو میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی خوبصورتی پہ حق ہے۔ اس کی آواز کچھ الگ سی لگ رہی تھی، جیسے مشکل سے بول رہا ہو۔ اب کے ہارون بھی مشکوک ہوا تھا اور حالے کے سامنے سے گزرتے ہوئے فوراً حسن کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا، اور پھر 2 سیکنڈ بعد ہی اس کا بلند سا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ حالے نے آگے بڑھ کر حسن کا چہرہ دیکھا اور پھر اگلے سیکنڈ وہ بھی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ حسن جو کہ بلیک چارکول بیوٹی ماسک لگائے بیٹھا تھا، ان دونوں کو ہنستے دیکھ خفیف سا منہ چھپانے لگا۔ اللہ اللہ حسن، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پیٹ پکڑے ہنستی جا رہی تھی۔ ہارون نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل نکالا تھا اور حسن کی تصویر بنانے لگا۔ ہارون بھائی نہ کریں یار پلیز، وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کیوں لگایا ہے تم نے؟ وہ ہنستے ہنستے بمشکل بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ یہی حال ہارون کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر گردن پیچھے پھینکتے ہنستا جا رہا تھا۔ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یہ، اور عیشا مدت کی شادی پہ ملنے والی لڑکی، اس کو بھی کئی بار لگے ہوئے دیکھا تھا، تو آج تمہارے کمرے میں جب گیا تو یہ مل گیا، میں لے آیا اور لگا تو لیا، لیکن جب بتانے لگا تو میری اسکن اتنا کھینچنے لگی، اتنا درد کرنے لگی تھی، اسی لیے تمہیں بلایا اور تم ہو کہ ہنسی جا رہی ہو۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ حالے کی ہنسی ذرا دیر کو تھمی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی، جبکہ ہارون ابھی بھی نیچے بیٹھا تھا۔ اس کی ہنسی ذرا سی دیر کو تھم جاتی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے ہنسنے لگتا۔ لاؤ ادھر کرو چہرہ، میں اتار دیتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن حسن نے جو ہی چہرہ اس کی جانب موڑا، وہ ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اٹھو چلی جاؤ، نہیں اتروانا میں نے، جاؤ، وہ برہمی سے بولا تھا۔ اسی وقت ہارون اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ تک ہارون اس کے چہرے سے ماسک اتارتا رہا۔ ہارون جیسے ہی ماسک اتارنے لگتا، حسن چیخنے لگتا، شاید اس کو درد ہو رہا تھا، لیکن حالے کی ایک ہی دھمکی پہ وہ ایسے خاموش ہو کر بیٹھ گیا جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اگر تم چیخے یا بولے تو تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی۔ بس پھر حسن جم کے بیٹھ گیا اور پورا ماسک اترنے تک ہلا تک نہیں۔ ماسک اترنے کے بعد وہ واش روم میں منہ دھونے چلا گیا تھا۔ ہارون اور حالے اس کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ حالے کتنی بار فیس واش لگانا ہے؟ اس نے اندر سے صدا لگائی تھی۔ کم از کم 10 بار، ورنہ جھریاں پڑ جائیں گی، وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن عشا تو اتنی بار منہ نہیں دھوتی، وہ اندر سے بولا تھا۔ ہاں تو جاؤ اپنی اسی ماں سے پوچھ کر آؤ کتنی بار منہ دھونا ہے، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، اس کی اب کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ تمہیں پتا ہے اس دن مال میں میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر، وہ لڑکا عمر، اس رات جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ ہارون چونکا تھا۔ تم نے اسے کیوں بات کی؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا تھا نا، تم یہ تک بھول جاؤ گی کہ وہ رات کبھی ہماری زندگی میں آئی بھی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ اسی بات سے یاد آیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ بات بچوں کو بھی پتا ہے؟ انہوں نے اس دن مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا۔ کیوں مجھے پتا ہے؟ وہ جیسے بے دھیانی میں بول گیا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تو تمہیں نہیں بتایا۔ حالے حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے، ظاہر ہے اس کو پتہ لگنا ہی تھا۔ مدت نے اس کو بتایا تھا کہ تم اس کی مایوں والی رات گھر پہ نہیں تھی۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا خیر دفع کرو، میں حسن کی ویڈیو انسٹا پہ لگا رہی ہوں، وہ چہکتی ہوئی بولی تھی۔ حالے نے اس کے ماسک اتارنے والی ویڈیو انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی تھی۔ وہ اپنے موبائل پہ لگی تھی جب اس کی نظر ایک ویڈیو پہ پڑی۔ یہ ان کی یونیورسٹی فیلو کی کسی شادی کی ڈانس کلپ تھی۔ حالے کو یکدم شرارت سوجی تھی۔ یہ دیکھو ہارون، میں بھی اپنی شادی پہ ایسا ڈانس کروں گی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ ویڈیو دیکھے بغیر بولا تھا۔ پہلے دیکھ تو لو، وہ خفا ہوئی تھی۔ نہیں دیکھنی، اور خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی۔
हाले, मैं वापस आकर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो उसको वार्न करते हुए बोला था, जबकि हाले एकदम सीधे होकर बैठी थी। वापस आकर मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कहीं न कहीं चला ही जाऊँगा। 2 दिन बाद जा रहा हूँ, टेंशन ना लो। वो बज़ाहिर हल्के-फुल्के लहजे में बोल रहा था, लेकिन अंदर से कोई उसका दिल जकड़ रहा था। तो मेरी शादी भी, मेरे इतने बड़े दिन पे मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेयकीनी से बोल रही थी। हारून ने कंधे उचकाए थे। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका सर झुका हुआ था। वो अपने मोबाइल की तारीख स्क्रीन पे उंगली फेरते हुए बोल रहा था। अकेली कब होगी? तुम सब लोग हो, तुम तो अकेली हो कब होगी तुम? सब लोग हैं तो सही तुम्हारे साथ। अगर हाले के साथ हारून शाहिद ना हो तो वो अकेली ही होती है। ये तुम्हारे अल्फाज हैं हारून। वो दुख से कह रही थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारी शादी पे चन्ना मेरे यहाँ गाता रहे। हाले सुल्तान वो फिल्म है। वेलकम टू रियलिटी। हसन बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा तंजिया सा कहकर फिर से अंदर गायब हो गया था। अभी 4 दफा और मुंह धोना था। मैं यहाँ नहीं रह सकता हाले। तुम सफ़ीर से शादी कर रही हो। मैंने तुम्हारे फैसले का एहतराम किया। अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यही शर्त तुम पे भी लागू होती है। हाले मेरी सिचुएशन समझो। वो उसकी आंखों में देखता नरमी से बोला था। हाले खामोश हो गई थी। उसका दिल दुखा था, बहुत बुरी तरह दुखा था। ये मुलाकात एक होटल स्वीट में होना तय पाई थी। फरवा ने वही लिबास पहन रखा था जो सुबह महर के साथ उस कैफे में बैठे हुए पहन रखा था। अलबत्ता मेकअप को ताज़ा टच जरूर दिया था। लिपस्टिक सुबह से ज्यादा तरोताज़ा थी। वहीं मिर्जा और फरवा एक दूसरे के आमने सामने सोफों पे बैठे थे। बीच में शीशे की मेज हायल थी। फहीम के सोफे से जरा दूर उसके गार्ड्स खड़े थे, जबकि एक 28-29 साल लड़का उसके साथ बैठा था। उसकी आंखें फहीम से मिलती थीं। वो उनकी बीवी का भांजा था, नूह मिर्जा। उसने फूलों वाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। गले में कई तरह की चेन, हाथ में ब्रेसलेट। उसकी रंगत सांवली सी थी। आंखें सुनहरी शातिर सी। बाल हल्के घुंघराले थे। वो चुभती हुई नजरों से सामने बैठी फरवा को देख रहा था। वो गैर आरामदेह सा लगता था। तो आप ये कह रही हैं कि आप मुझे हेवन दिला सकती हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कैसे। वो 55 या 60 के करीब की उम्र का, बाल कलमों से सफ़ेद थे। स्याह कुर्ता सूट के ऊपर सफ़ेद कोट पहने हुए वो काफ़ी हैंडसम लगता था। मैं आपको क्यों वैसे भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस काम में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब आप ये सुनिए कि कैसे। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। बात दरअसल ये है कि महराज सुल्तान की बेटी की शादी है 10 दिन बाद। आपने बस करना यह है कि उसकी बेटी को एक रात घर नहीं पहुंचने देना, और फिर बाकी का सारा काम मेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, उसकी बेटी का हेवन से क्या ताल्लुक? वो अगर घर ना भी पहुंची तो उसकी ज्यादा से ज्यादा शादी कैंसिल हो जाएगी। उससे मुझे क्या फायदा होगा? महराज सुल्तान अपनी जमीन मुझे क्यों देगा? और अगर आप ये कह रही हैं कि उस रात में महराज को भी मार दूं, तो नहीं, मैं उसको मारूंगा नहीं। वो अच्छा आदमी है। फहीम संजीदगी से बोले थे। मैंने कब कहा कि उसको मार दो? मैंने कहा उसकी बेटी घर न पहुंचे। वो एक एक लफ्ज पे जोर देती बोल रही थी। जब बेटी अपनी शादी की रात घर नहीं पहुंचेगी तो महराज सुल्तान आधा मर जाएगा, और आधा मरा हुआ मर्द कारोबार के मामलात नहीं संभाल सकता। वो शर्म के मारे घर से निकलेगा भी नहीं, और उसके बाद उसके वारिस हम होंगे, मैं और मेरा शौहर। हम आपसे हेवन के सारे मामलात तय करने को तैयार हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। इन सब में आपको क्या फ़ायदा होगा मिसेस सुल्तान? फ़हीम ने काफ़ी देर से ज़बान में मचलता सवाल बिलाखिर पूछ ही लिया था। उस लड़की की तरफ कुछ बहुत पुराने हिसाब हैं मेरे। उस लड़की की तरफ, या फिर शायद उस लड़की के चेहरे की तरफ। कुछ वादे हैं जो मैंने अपने किसी अजीज से किए थे। उनकी आंखों में किरचियां भरने लगी थीं। कहते हैं किसी से अगर मरते वक्त कोई वादा करो तो उसको पूरा ज़रूर करो। मुझ पे भी कई वादों का कर्ज है। कई मजालिम की इंतकाम लेने की आग है। लेकिन बहुत जल्द मेरे जलते दिल को सुकून मिलेगा। आलम अरवाह में मौजूद किसी की पाक रूह को सुकून मिलेगा। बहुत जल्द मुझसे दूर हुए मेरे अपनों के कत्ल का हिसाब होगा। बहुत जल्द। वो सर से लहजे में बोलकर खामोश हुई थी। लड़की की तस्वीर दिखाएं। वहीं मिर्जा की जगह वही नौजवान बोला था। फरवा ने अपना मोबाइल उस नौजवान के आगे किया था। उसमें हाले की तस्वीर थी। ये उसके चेहरे का क्लोजअप था। उस तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी। स्याह आंखों में जैसे खुशियों का जहां आबाद था। उस नौजवान ने चंद लम्हे उस तस्वीर को देखा था, और अचानक उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था।
कहते हैं इंसान का दिमाग सबसे तेज रफ्तार टाइम मशीन होता है। एक ही लम्हे में आपको सदियों आगे की सैर करवा देता है और एक ही लम्हे में आपको कई साल पीछे ले जाकर आपके साथ होने वाले अच्छे या बुरे वाकयात आपके जहन के पर्दे पे कुछ दिन कब देखी गई फिल्म की तरह दोहरा देता है। ऐसे ही एक लम्हे में नूह मिर्जा का दिमाग उसको 1.5 साल पीछे ले गया था। ये तस्वीर वाली लड़की उसके रूबरू खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पे बरहमी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक ग्रे आंखों वाला लड़का भी था। नूह मिर्जा भी अकेला नहीं था, उसके साथ भी एक स्याह आंखों वाला लड़का था, याकूत मिर्जा। वहीं मिर्जा का अकलौता बेटा। वो हर वक्त किसी न किसी मसले में फंस जाता था, किसी न किसी से लड़कर आ जाता था। और अगर किसी हफ्ते में ये दोनों काम ना करता तो उसका किसी न किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाता। वो लावाबाली सा था। उसके लिए ज़िंदगी का मकसद बस लड़ाई झगड़ा, लड़कियां और बाप का पैसा बेजा उड़ाना था। नूह हमा वक्त उसका साया बना रहता। जब वो लड़कर आता तो नूह उसको बचाता, जब उसका ब्रेकअप होता तो नूह उसको चीयर अप करता, और अगर मुमकिन हो तो पैचअप भी करवा देता। लेकिन ऐसा बस एक दो बार ही हुआ था। एलीट क्लास की अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां याकूत की बचकाना, गुस्सैल और लावाबाली तबीयत को ज़्यादा झेल नहीं पाती थीं। मुख्तसर ये कि नूह मिर्ज़ा उसका कज़न कम बॉडी गार्ड था। उस वक्त भी उसने अपनी आदत से मजबूर मॉल में खड़ी उस स्याह आंखों वाली लड़की से झगड़ा मोल लिया था। ये शर्ट पहले मैंने ली थी, तुमने उसको मेरे हाथ से लिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसको वापस कर दो। वो उंगली से शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। याकूत गहरा मुस्कुराया था। मैं तो तुम्हें ये शर्ट वापस नहीं कर रहा, अब बताओ क्या कर लोगी तुम? बल्कि चलो ले ही लो। जाहिर है तुमने ये शर्ट पहले ली थी तो इस पे तुम्हारा ज्यादा हक हुआ ना। वो अचानक पैंतरा बदलता शराफत से बोला था। नूह ने उसको गौर से देखा था। उसे पता था याकूत अब फिर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उसको रोक नहीं सकता था, उसे इजाजत नहीं थी। वो बस मसला होने के बाद उसको फिक्स कर सकता था। उसे हिफाजती इक़दामात की इजाजत नहीं थी। ग्रे आंखों वाले लड़के ने भी मुश्तबा नजरों से उसको देखा था। याकूत ने शर्ट हाले के चेहरे के सामने की थी। हाले ने शर्ट को लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। जब याकूत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हाले के हाथ से टच किया था, हाले ने करंट खाकर हाथ पीछे किया था, जबकि हारून ने हथेली का मुक्का बनाकर सीधा याकूत की नाक पे दे मारा था। उसकी नाक से खून बहने लगा था। उसी वक्त हाले ने झुककर अपनी हील वाली सैंडल उतारी थी और याकूत के सर पे दे मारी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि नूह कुछ समझ ही नहीं पाया। हारून उसको दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ा था जब उसके गार्ड ने उसको पीछे से पकड़ लिया। वो उसको घसीटते हुए दूर लेकर जा रहे थे। याकूत मार्बल के फर्श पे पड़क गालियां बकता जा रहा था। हाउ डेयर यू विच, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़कियां मेरी गुर्बत को तरसती हैं और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। वो मुंह से कफ निकालते चला चिल्ला रहा था। हारून ने खुद को अपने गार्ड से छुड़वा लिया था और एक बार फिर उसके ऊपर झपटा था। नूह का दिमाग थोड़ी देर और उस फिल्म को चलने देना चाहता था, लेकिन फहीम मिर्जा की आवाज़ उसको हाल में ले आई थी। क्या तुम जानते हो इस लड़की को? वो नूह से पूछ रहे थे। जी, ये वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड ने याकूत को मारा था, आपको याद है ना? वो उनके कान के पास झुककर बोला था। फहीम कैसे भूल सकते थे? उस वाक़ये के बाद तो याकूत ने घर में एक क़यामत बर्पा कर दी थी। यहाँ तक कि उसने नूह पे हाथ भी उठाया था कि उसने वहाँ उस लड़की या उसके बॉयफ्रेंड को कुछ कहा क्यों नहीं। खैर, ये माज़ी था। हमारे हाल में हमारे पास इससे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। मिसेस सुल्तान, हमें आपकी ये डील मंज़ूर है। उस लड़की से हमारे अपने भी कुछ हिसाब बाकी हैं। ये लड़की अपनी शादी की रात घर नहीं पहुंचेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आपने वादा खिलाफ़ी की तो आप मुझे जानती तो होंगी। सुल्तान अपने वादों से नहीं फिरते, तसल्ली रखें आप। फरवा उठ खड़ी हुई थी। फ़हीम और नूह भी उठे थे। मैं डील डन समझूं? वो बुरी आंखों को उनके चेहरे पे मरकूज किए पूछ रही थी। फ़हीम मिर्ज़ा ने हाथ आगे बढ़ाया था। फरवा ने उनका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया था। डन। वो खुलकर मुस्कुराए थे। फरवा ने अपना बैग कोहनी पे अटकाया था और इस होटल स्वीट से बाहर निकलती चली गई थी। जिस दरवाजे से वो बाहर निकली थी उसी दरवाजे से याकूत मिर्ज़ा अंदर दाखिल हुआ था। फरवा को देखकर एक आंख दबाई थी और होंठों को सीटी के अंदाज में गोल किया था। ओल्ड ब्यूटी। वो उनको देखते जेर लब बोला था। फरवा उसको देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई थी। वो बाजू वाह किए अंदर आया था। फहीम मिर्ज़ा की आंखें उसको देखकर चमक उठी थीं। डैड डैड डैड, वो उनको पुकारता आगे आया था। उसने स्याह सिल्क शर्ट के साथ स्याह ही जीन्स पहन रखी थी, बालों को जेल से जमाए पीछे कर रखा था। आई मिस्ड यू हैंडसम डैड, मेरा बेटा, वो मोहब्बत से बोले थे।
याकूत ने उनके पास जाकर उनको गले से लगाया था और उनको ज़मीन से ज़रा सा ऊपर उठाया था। नीचे उतारो मुझे गधे, वो खफकी से बोले थे। उनसे मिलकर वो नूह की जानिब आया था। वो कुछ खामोश सा था। याकूत ने उसे पंजा मिलाया था और फिर उसको भी गले लगाया था। कैसे हो भाई? वो हशाश पशाश सा था। बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, छुट्टियां छुट्टियां एंजॉय की? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर्सनल है। उसने आंख दबाई थी। पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम मोबाइल में ऐसा क्या देख रहे थे कि मुझे देखकर भी खुश नहीं हुए? उसने मोबाइल नूह के हाथ से उचक लिया था। नूह ने कोई मज़ाहमत नहीं की। उसके मोबाइल में उसी स्याह आंखों वाली लड़की के चेहरे का क्लोजअप था। नूह ने फरवा के मोबाइल से ये तस्वीर ले ली थी। ये लड़की, ये, आई रिमेम्बर, ये वही है ना मॉल वाली? तुमने कहा था ये पाकिस्तान में नहीं रहती। उसकी तस्वीर क्या कर रही है तुम्हारे पास? वो बिफर गया था। काम डाउन याकूत, अब ये लड़की बहुत जल्द हमारे हाथ आने वाली है। तुम उससे अपने बदले ले सकते हो। फहीम ने उसको नागवारी से टोका था। अंकल, ये गलत है, वो एक लड़की है। हमें ये डील नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी हो जाए, किसी लड़की की इज्जत खराब करना, ये कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। वो बेचैन सा लगता था। नूह, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? उनके लहजे में तमस्खुर था। नूह ने अपने लब भींच लिए थे, जबकि याकूत खुलकर मुस्कुराया था। डरा, मुझे बताएं, आपने क्या डील की है? इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। वो सोचकर ही महजूज हो रहा था। अब वो दोनों बाप बेटा सोफे पर बैठकर कुछ देर कबल फरवा से होने वाली मुलाकात को डिस्कस कर रहे थे। नूह खामोशी से मोबाइल की स्क्रीन पर उस स्याह आंखों वाली लड़की की तस्वीर को देखे गया। ये रेस्टोरेंट साहिल समंदर के सामने बनाया गया था। बाहर जितनी हब्स और गर्मी थी, अंदर का माहौल उतना ही मुख्तलिफ था। सफ़ीर ने जिस टेबल की रिजर्वेशन करवाई थी, वो रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के बिल्कुल सामने था। हाले को ड्राइवर 10 मिनट पहले यहाँ छोड़कर गया था। सफ़ीर को हाले से पहले पहुँचना था, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। हाले का शिद्दत से जी चाह रहा था कि मेज़ पर सर रखकर ज़रा देर को गर्दन ही सीधी कर ले, लेकिन इस रेस्तोरां का माहौल ऐसा था कि थोड़ी ही देर में सब उस पर हंसने लगते, या तो वो किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी का हिस्सा बन जाती। उसने आज स्याह रंग का प्लेन शिफॉन का जोड़ा पहन रखा था, जिसके गले में मोटे मोटे सिल्वर स्टोन्स लगे थे। कानों में डायमंड ईयररिंग और गले में चेन। बालों को ढीले जूड़े में बांध रखा था। हल्के से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने वाली मेज पे 3 लड़कों का ग्रुप बैठा था। उनमें से एक लड़का खाना खाते हुए बार बार मुड़कर उसकी तरफ देखता था। इस रेस्टोरेंट में सारे टेबल इसी तरतीब से थे। एक कुर्सी बीच में जैसे कि सरबराही कुर्सी हो, और उसके दाएं बाएं 2 और कुर्सियां रखी गई थीं। उस लड़के को हाले ने बस नोट किया था, लेकिन नज़रअंदाज कर गई। हाले की दाएं जाने वाली मेज पर बैठे किसी की स्याह आंखों ने भी ये मंजर देखा था। उसने अपने साथ बैठे शख्स से अलविदाई मुसाफिया किया था। अब वो कदम कदम चलता हाले की टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया था। हाले, जो कि ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी, उसकी मौजूदगी महसूस न कर सकी। उमर हयात ने 2 उंगलियों से उसकी टेबल पे हल्की सी दस्तक दी थी। हाले चौंक कर मुड़ी थी। नज़र से नज़र मिली। उमर उसको देखकर गहरा मुस्कुराया था। उसके गाल का गड़ा वाजे हुआ था। हाले मुस्कुरा भी न सकी थी। मैं बैठ जाऊं? उसने इजाज़त चाही थी। हाले कुछ नहीं बोली। उमर ने उसके बाएं जानिब रखी कुर्सी को उठाकर हाले की कुर्सी की बिल्कुल सीध में रखा था। वह अब उसके सामने बैठ गया था। पीछे का मंजर उसके वजूद के सामने छुप सा गया था। वह लड़का अब यहाँ नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा। वो लोगों की मौजूदगी को नोट करती दबी दबी आवाज में बोली थी। उमर ने कंधे उचकाए थे, जैसे कि मुझे ज़रूरत थी। वो बेनियाजी से बोला था, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम समझो मेरी बात। हम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। उस रात की बात अब तुम भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। तुम तो इस बात को सीरियस ले गए हो। अब मेरी बात सुनो तुम। अभी के अभी उठो और यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें इस बार नरमी से समझा रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं सख्ती से पेश आऊंगी। तुम मुझे हरास कर रहे हो। वो बरहमी से बोलती चली गई। इस सारे वक्त में उमर ने इधर उधर नहीं देखा था। वो बस उसको देख रहा था, उसी को सुन रहा था। आपको हरास मैं नहीं, वो ब्राउन शर्ट वाला लड़का कर रहा था। वो जो इस वक्त मेरे पीछे बैठा है। और उस रात जो कुछ भी हुआ, मैंने तो उसकी बात भी नहीं की। आप पहले खुद खुद इस बात को अपने जहन से निकाल लें। मेरे दिमाग से बातें नहीं निकलती। वो संजीदगी से कह रहा था। हाले के चेहरे में साया सा लहराया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उमर चंद लम्हे उसको देखता रहा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाले को लगा था जैसे किसी ने उसके सर पे धमाका कर दिया था।
उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं अब जीना चाहता हूँ। इसका मतलब यही था, मैं आपको देखकर जीना चाहता हूँ, आपके साथ जीना चाहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बस ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन जी नहीं सकता। आपके बगैर ज़िंदगी गुज़र सकती है, जी नहीं सकती। वो उसको देखते हुए नरमी से कह रहा था। उसका लहज़ा किसी को भी पिघला सकता था, लेकिन सामने भी हाले सुल्तान थी। हाउ डेयर यू! वो उसकी आंखों में देखती अजीब से लहजे में बोली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दबा दबा घुराई थी। ने समझ क्या लिया है मुझे? पहले तो मुझे स्टॉक करोगे, फिर मुझसे चंद अच्छी-अच्छी बातें करोगे, मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊँगी और फिर तुम आकर मुझे प्रपोज़ कर दोगे और मैं हँसी-खुशी हाँ बोल दूँगी। किस फ़िल्म की स्टोरी है ये? पागल बना रहे हो मुझे? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? तुम जैसे गुंडे मवालियों से शादी करूँगी मैं, वो जज़्बाती डायलॉग बोल दोगी और मैं तुम्हारे आगे-पीछे चलने लगूँगी। मिस्टर उमर हयात, मैं हाले सुल्तान हूँ। एक दुनिया है जिसको मेरी आरज़ू है, सबकी झोली में नहीं गिरती मैं। वो आसपास के लोगों पर लानत भेजते हुए बुलंद आवाज में बोल रही थी। लोग मुड़ मुड़कर उनको देखने लगे थे। उमर ने उसको अफसोस से देखा था। मुझे लगा था आप मैच्योर हैं। खैर, वक्त के साथ साथ हो जाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने जो सारी बात इतना चीख चीख कर आधे रेस्टोरेंट को सुनाई है, वही सब अगर आप आराम से भी बोलती तो मैं सुन लेता और समझ भी लेता। रही बात जज्बाती डायलॉग्स की, तो मुझसे ज़्यादा तो आप बोल चुकी हैं। मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डिसेंट आदमी हूँ। सरकारी जॉब है मेरी। इस शहर में एएसपी तैनात हूँ पिछले 2 महीनों से। इससे पहले मैं किसी और शहर में था। जिस दिन हम मिले थे उस सड़क पे, उस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा था। लेकिन देखें कैसे जालिम लोग हैं आपके शहर के। पहले ही दिन मुझ पे हमला कर दिया। हाउ रूड ना। उसने जैसे ताई चाही थी। खैर, आप सोच लें मेरे बारे में, फिर फैसला कीजिएगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो दोनों कोई बहुत अच्छे दोस्त रहे हों। मैं सोच समझ कर भी ना ही बोलूंगी। वो चबा चबा कर बोली थी। मैं वजह जानना चाहता हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और हमारी शादी हो रही है 10 दिन बाद, ये वजह काफ़ी है। वो चटक कर बोली थी। उमर के दिल को धक्का सा लगा था। कौन है वो बदकत बोल पाया था। तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं। और अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए मेरा पीछा छोड़ दो। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देती बोली थी। उमर ने एक गहरी सांस भरी थी। अगर वो शख्स सवीर है तो आपसे गलती होने जा रही है। वो सही इंसान नहीं है। कम से कम मोहब्बत या शादी के मामले में तो बिल्कुल नहीं। वो इस गलत चॉइस की तकरार से थक गई थी। तभी हारे हुए अंदाज में बोली। कैसे? साबित करो मुझे। वो मेज़ पे आगे को हुआ था। उसकी आंखों में देखा था और बोलना शुरू किया। वो करप्ट है। आप स्ट्रेट हैं, सीधी। वो लालची है। आप बेगर्ज। उसको हर बात में फ़ायदा चाहिए होता है। आप मुख्तलिफ हैं। आप एक आज़ाद पंछी जैसी हैं। पे काम कर लेती हैं, फ़ायदा और नुकसान बाद में सोचती हैं। खैर, ये भी कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन आप ऐसी हैं। हाले ने कुलस कर उसको देखा था। उसे अपनी बेहतरी साबित करने का बहुत शौक है। उसे हर वक्त अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग चाहिए जो उसकी वाह वाह करें, उसको माने, उसकी सुनी जाए। वो आपसे मोहब्बत भी नहीं करता। आपसे मुतासिर है, अट्रैक्टेड है, हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। उसे लोगों को जज करने की आदत है। आपको लोगों में अच्छाई ढूंढना पसंद है। वो चाहता है सब उसे कमतर रहें। आप दूसरों की कामयाबी से भी खुश होती हैं। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी शादी अगर हो भी गई तो निभाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। वो नरमी से कह रहा था। हाले गौर से उसको सुनती रही। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। उसने बोलना शुरू किया था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनको पसंद करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। हमारी शादी फिक्स हो चुकी है। आधे शहर को ये बात पता चल गई है। मेरा ख़ानदान कोई आम ख़ानदान नहीं है। मेरा बाप जज है। मेरा चाचा और मेरे कज़न शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन शुमार होते हैं। मेरे मामू एमएनए हैं। उसने बोलना जारी रखा। मैं खुद को इस रिश्ते को चांस देना चाहती हूँ। आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको इनकार कर दूँ। मैं राज़ी हूँ, तैयार हूँ। वो मेरी चॉइस है। अगर मुझे खसारा भी हुआ तो कम से कम किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगी। उसका लहजा नॉर्मल था। मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि सोच लें। अभी शादी कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दें। खुद को वक्त दें। इस ताल्लुक को वक्त दें। बाद में पछताने से बेहतर है आप अभी से खुद को तैयार कर लें। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इन 10 दिनों में हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आप मुझे मिल जाएं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आप पे कोई ऐसा वक्त आया जब आपके अपने भी आपके साथ ना रहें, तब मुझे पुकारिएगा।
तब उमर हयात आपके साथ होगा। उसके लहजे में ऐसा मान था कि हाले को यकीन आने लगा, लेकिन नहीं, अभी कहाँ। मेरे पास साथ देने को बहुत लोग हैं उमर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। और तुम मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि हाले के पास तुमसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। और मैं आज के तुम्हारे प्रपोजल को ना कहती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। उमर भी मुस्कुराया था। उसी वक्त किसी के मोबाइल के कैमरे ने इस मंजर को तस्वीर में कैद कर लिया था। वो कोई नसवानी मौजूद था। उसकी आंखें भूरी थीं। उमर उठ खड़ा हुआ था। उसने सफ़ीर को सामने से आते हुए देख लिया था। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं। जब बेहतर ऑप्शंस छोड़ जाएं तब मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि वो मेज़ पे हाथ रख के उसके करीब झुका था। मैं आपके लिए बेहतरीन हूँ। वो मुस्कुराते हुए चला गया था। सफ़ीर उसका चेहरा नहीं देख सका था। वो हाले के करीब आया तब तक वो जा चुका था। ये कौन था? वो उसकी पुश्त को देखते हुए पूछ रहा था। वो उसकी कुर्सी पे नहीं बैठा था जहाँ उमर बैठा था, जहाँ से बाकी कोई हाले को ना देख सकता हो। वो सरबराही कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पे बैठा था। हाँ, कोई खैर ख्वाह आप नहीं जानते। सफ़ीर ने ज़्यादा सवाल करना मुनासिब नहीं समझा था। वो खामोशी से वेटर को बुलाकर ऑर्डर नोट करवाने लगा था। उमर जैसे ही इस रेस्टोरेंट से बाहर निकला, उसको नफीसा की कॉल मौसूल हुई थी। उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो रेस्टोरेंट में बैठा हाले के साथ बातें कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो डिस्टर्ब सा लगता था। उसने कॉल अटेंड कर ली थी। हेलो। उसकी आवाज़ बोझल थी। कैसे हो बेटे? उसकी आवाज़ बेताब थी। उमर ने चंद लम्हे को जवाब नहीं दिया था। मैं ठीक नहीं हूँ अम्मा। बहुत देर बाद वो बोला था। उस लड़की ने मना कर दिया। उन्होंने पूछ लिया था। उमर को हैरत नहीं हुई। वो बात ही हो गया था। जो बात भी वो महराज सुल्तान को बताता था वो नफीसा हयात तक लाजमी जाती थी। वो कहती है उसको किसी और से मोहब्बत है। बहुत देर बाद वो बोला था। वो कहती है या वाकई मोहब्बत है? उन्होंने लफ्ज़ों पे जोर दिया था। मुझे नहीं पता। वो आसमान को देखता बोल रहा था। तुम्हें नहीं पता या तुम जानना नहीं चाहते? हाँ, उसने ना कहा है। उसने ना पे जोर दिया था। और मैं किसी औरत की ना को समझता हूँ, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों बैठा जा रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल में आग सी लगी हो। आप दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। अल्लाह आपकी बहुत सुनता है। और अगर नहीं मिल सकती तो मेरे दिल को हील कर दे। वो थक कर बोला था। वो तुम्हारी भी सुनता है। आपसे ज़्यादा नहीं। वो फौरन बोला था। मैं दुआ करूंगी बेटे। आप मेरे पास आ जाएं अम्मा। कब तक अकेली रहेंगी? उसने बात बदल ली थी। तुम क्यों नहीं आ जाते? हम दोनों के हिस्से में हिजर तुमने लिखा है उमर। वापस तुम्हें आना होगा। तुमने जाते वक्त कहा था ना मैं ज़िद्दी औरत हूँ, तो अब तो मेरी ज़िद देखो। मैं तो वहाँ नहीं आऊँगी। वो आम से लहजे में कह रही थी। इट हैज़ बीन 10 bloody years। उमर सामने देखते हुए बोला था। नो, इट हैज़ बीन 10 years, 5 months and 12 days। वो ऐसे लहजे में बोली थी कि उमर का दिल फट कर रह गया था। उमर, अगर 10 सदियां भी हो जाएं तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुम खुद आकर मुझे यहाँ से ले जाओ तो नफीसा हयात दुनिया के आखिरी कोने में जाने को भी तैयार है। उमर ने कुछ कहे बगैर कॉल काट दी थी। वो नहीं जा सकता था। उसका नाक आड़े आता था। तो आज की एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।